हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग फैमिली लॉ एमसीक्यू पार्ट 5 देखेंगे। अभी तक हमने पार्ट 4 तक करा रखा है, वो आप लोग देख लीजिएगा उसे। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कॉन्जुगल राइट्स मीन्स। ये हिंदू लॉ में यूज़ होता है, हिंदू मैरिज एक्ट में आप इसे पढ़िए। कॉन्जुगल राइट्स क्या है? ये कुछ राइट्स दिए जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को जब आपका मैरिज होता है तब। कॉन्जुगल राइट्स आपके क्या हैं? ऑप्शन ए मैट्रिमोनियल राइट्स, ऑप्शन बी कोहेबिटेशन राइट्स, ऑप्शन सी राइट ऑफ द पार्टीज टू लिव टुगेदर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा राइट ऑफ द पार्टीज टू लिव टुगेदर, ऑप्शन सी। ये आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 में आपको मिल जाएगा ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एजर्शन अ बाइगेमस मैरिज इज़ वाइड अंडर हिंदू लॉ। ठीक है, ये आपका दर्शन हो गया कि बाइगेमस मैरिज वाइड है। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, उसके कंडीशन में लिखा हुआ है। रीज़न क्या है इसका? अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वाइड मैरिज इज़ अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। अब इसमें क्या क्या है कि वाइड मैरिज से जो चाइल्ड हो रहा हो उसे लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाएगा पेरेंट का। ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट ये दोनों ही करेक्ट हैं। ये नीचे आपको सेकंड रीज़न जो है आपको मे भी गलत लग रहा हो कि अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ अ वाइड मैरिज, वाइड मैरिज से कोई भी चाइल्ड बोर्न हो रहा हो, पैदा हो रहा हो, तो उसे लेजिटिमेट चाइल्ड क्यों कहा जाए? क्योंकि ये चाइल्ड के बेनिफिट में है। अब चाइल्ड की क्या गलती है? तो इसमें क्या कहते हैं कि अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वाइड मैरिज इज़ अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ये कौन सा कहलाता है आपको? ऊपर वाला तो सेक्शन 5 है, नीचे वाला ये सेक्शन 16 में डिफाइन है आपको। सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें कहता है कि चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वाइड मैरिज इज़ अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। मतलब उस चाइल्ड का वो चाइल्ड जो है उस पेरेंट्स के लेजिटिमेट चाइल्ड होगा, उसको सारे राइट्स मिलेंगे अपने पेरेंट्स से, जो जनरली एक चाइल्ड को मिलता है अगर वैलिड मैरिज होता तो। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बात हैं, बट दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ एडॉप्शन ऑफ अ सन द अडॉप्टिव फादर और मदर मस्ट नॉट ऑलरेडी हैव। अगर आप किसी सन को अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो जो अडॉप्ट कर रहा है, अडॉप्टिव फादर या अडॉप्टिव मदर, उनके पास ऑलरेडी क्या नहीं होना चाहिए? सन नहीं होना चाहिए, या फिर सन्स नहीं होना चाहिए, या फिर सन्स मीन्स ग्रैंड सन नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ईदर ऑफ द अबव। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अगर अवेलेबल है तो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं सन को, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सन है तो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीसरा नंबर। ये सेक्शन 11 बात करता है। सेक्शन 11 आप पढ़िएगा हिंदू मैरिज एक्ट का, तो उसमें कहा गया है कि अगर आपके पास सन है या सन है, सन है, तो आप किसी सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कैन बी डिमांडेड बाय। ये मैंने बताया है RCR कॉन्जुगल राइट्स सेक्शन 9 में मिलेगा। कौन डिमांड कर सकता है RCR? ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कब होता है? जब आप मैरिज शादी करते हैं तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के पास एक राइट आ जाता है, बिना किसी रीज़न के, हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर वो अपने स्पाउस से अलग रह रहे हैं तो वो पर्सन RCR फाइल कर सकता है, वो कॉन्जुगल राइट्स क्लेम कर सकता है। अगर बिना कोई रीज़न, वैलिड रीज़न नहीं होगा तो फिर दोनों पार्टी को एक साथ रहना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्जुगल राइट्स जो है वो दोनों क्लेम कर सकते हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज एम्ड एट। अब रेमेडी जो इसमें मिलता है RCR में, इसका क्या एम है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो आपको रेमेडी मिल रहा है इसमें, उसका एम क्या है? डिसॉल्विंग द मैरिज, क्या उसका एम है मैरिज को ख़त्म करना? डिपेंड्स करता है। प्रिजर्विंग द मैरिज, नन ऑफ द अबव। तो इसको क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, डैट इज प्रिजर्विंग द मैरिज। क्योंकि मैरिज को एज अ हिंदू मैरिज में मैरिज को सैक्रामेंट कहा गया है, पवित्र है वो 7 जन्म के लिए। तो इससे क्या रिलेशन है कि आप मैरिज को कोशिश कर रहा है कि मैरिज बचा रहे,
उसको राइट दे करके कि मैरिज वो क्या कहते हैं डिवोर्स ना हो, मैरिज बचा रहा है, इसलिए इसका जो असल एम है आरसीआर का वो है मैरिज को प्रिजर्व करना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ नॉट द वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट में जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए गए, कहाँ दिए गए, ये मैंने आप लोगों को बताया है। डाइवोर्स के ग्राउंड सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसको याद रखिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट कब, कौन सा ईयर, 1955, ये पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता भी है। सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड्स जो मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट वही सब हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो क्या है वैलिड ग्राउंड नहीं है, ऑप्शन ए डिजर्शन, ऑप्शन बी क्रुएल्टी, ऑप्शन सी इंसैनिटी। इंसैनिटी ऐसा जो इनक्यूरेबल हो, मीन्स अब ये डिसाइड कैसे होगा कि इनक्योरेबल, ये मेडिकल रिपोर्ट से डिसाइड होगा। अगर ऐसा कोई इंसैनिटी जो बाद में क्योर हो सकता था, आप इस ग्राउंड पे आप डाइवोर्स क्लेम नहीं कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे वैलिड ग्राउंड है, डिजर्शन, क्रुएल्टी, इंसैनिटी। आप क्रुएल्टी बाद में ऐड हुआ है, इंसैनिटी इनक्योरेबल होना चाहिए, डिजर्शन, तो ये तीनों वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में। ये आपको सेक्शन 13 में मिलेगा, और भी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दस्ताने वर्सेस दस्ताने इज़ अ केस ऑन, ये 1975 का केस है। किससे रिलेटेड है, एडॉप्शन से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, या फिर मेंटेनेंस। तो दस्ताने वर्सेस दस्ताने जो केस है डिवोर्स से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली क्या कहा गया था कि इससे पहले, इस केस से पहले क्रूएल्टी, जो क्रूएल्टी होती है वो एक कोई ग्राउंड नहीं था डाइवोर्स का। कोई हस्बैंड हो अपने वाइफ पे क्रूएल्टी कर रहा हो, या फिर कोई वाइफ हस्बैंड पे क्रूएल्टी कर रहे हो, तो वो कोई ग्राउंड नहीं था डाइवोर्स का। बट आफ्टर दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि क्रूएल्टी ग्राउंड है डाइवोर्स का। बाद में फिर लेटर ऑन अमेंडमेंट हुआ 1976 में, फिर ये ऐड हो गया सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें क्रूएल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स ऐड हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ चाइल्ड कैन बी गिवन इन अडॉप्शन बाय। एक चाइल्ड है, अब चाइल्ड में मेल फीमेल दोनों हो सकता है, बॉय गर्ल, उसको कौन, किसके पास पावर है उसको अडॉप्शन में देने का। तो ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी गार्जियन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। तीनों के पास पावर है कि वो अडॉप्शन में दे सकते हैं चाइल्ड को। आगे बढ़ते हैं, ये आपको मिल जाएगा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉय ऑफ 17 ईयर्स मैरीज अ गर्ल ऑफ 15 ईयर्स। द मैरिज इज, क्या होगा, वाइड होगा, वाइडेबल होगा, वैलिड एंड नॉट पनिशेबल होगा, वैलिड एंड पनिशेबल होगा। तो ये क्या है, अब आपने अगर सेक्शन 5 पढ़ा हो हिंदू मैरिज एक्ट का, अगर कम से कम एसेंशियल्स के लिए आपको सेक्शन 5 पढ़ लेना चाहिए। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसमें एसेंशियल दिए गए हैं। तो उसमें एक एसेंशियल है कि उसमें ब्राइड जो है, ब्राइड ग्रूम, उसकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम, और जो ब्राइड है दुल्हन, उनकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। मेल का 21, फीमेल का 18 ईयर्स। अब इससे कम के मेल और फीमेल है, सबसे पहले ये तो कि 18 से कम के कोई भी मेल है तो उनको कंसेंट अगर वो दे रहे हैं, कोई भी पर्सन है, तो उनका कंसेंट ही वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनको समझा ही नहीं जाता कि ये इनकी क्या कहते हैं मेंटल कैपेसिटी इतनी है कि वो कंसेंट दे सकते हैं, वो ये महसूस कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। तो 18 से कम वालों का तो कंसेंट वैलिड ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब बॉय जो कि 17 ईयर्स का है, इसको होना चाहिए था 21 साल का, जो कि लीगली आप करेक्ट है कि 21 साल के हैं तब आपके लिए आप एलिजिबल हैं मैरिज के लिए। और गर्ल 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स, बट होना कितना चाहिए 18 ईयर्स, बट यहाँ 15 ईयर्स गर्ल, 17 ईयर्स गर्ल। बट ये क्या है सेक्शन 5 में आगे, फिर आप सेक्शन 5 के बाद भी आप देखिएगा तो वहाँ मिलेगा आपको कि मैरिज जो है, जिसमें ये आपको सेक्शन 12 में मिल जाएगा कि मैरिज अगर एज से कम में भी हो जा रहा है तो वो वाइड नहीं होगा, मतलब वाइड एब इनिशियो नहीं माना जाएगा, शुरू से ही इसको वाइड नहीं माना जाएगा, ये वाइडेबल होगा। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में घुमा के दिया है, ऑप्शन ए वाइड दे दिया, ये तो नहीं होगा क्योंकि वाइड नहीं है। वाइड होने के लिए सिर्फ नीचे के 2 ग्राउंड है, सेकेंडरी रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो सेक्शन 5 में है। उनके अलावा और भी ग्राउंड है तो वो वाइडेबल होगा। बट यहाँ पे क्या किया है कि ऑप्शन सी में
सॉरी ऑप्शन डी में वैलिड एंड पनिशेबल डाल दिया है। तो ये मैरिज आपका वैलिड होगा और पनिशेबल किसके लिए होगा, जिसने फोर्सफुली या करवाया है शादी, जिसने शादी करवाया है, जिसने कंसेंट दिया, जो कंसेंट उनका वैलिड नहीं, तो उनके लिए पनिशेबल होगा। बाद में जब पर्सन दोनों में से कोई भी अपना जो एक एज है वो अचीव कर लेगा, तो फिर उनके पास राइट होता है कि वो या तो इसको कंटिन्यू करे या फिर इसे एनल कर दे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैलिड एंड पनिशेबल। या आप हिंदू मैरिज एक्ट जब आपका एडमिशन होगा तो आप वहाँ पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैरिज को जो हमारा लॉ है उसे, हमारा जो लॉ है वो मैरिज को प्रोटेक्ट करता है, ना कि किसी भी कुछ भी ग्राउंड पे उसे वो नलीफाई कर दे। वो प्रोटेक्ट करता है, वो राइट्स देता है, वो पावर देता है पार्टीज़ को कि आप अगर आप जब एलिजिबल हो जाएंगे तो आप कंसेंट अपना अगर कंसेंट दे दी ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास राइट्स है, आपके पास एक वो अपॉर्चुनिटी होगा कि आप उसे वहीं पे शादी को ख़त्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ मैरिज solemnized between any two Hindus, one of whom is not having the mental capacity to marry shall। अब इन दोनों में से किसी एक के पास मेंटल कैपेसिटी नहीं है, तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 5 में 5 ग्राउंड्स हैं, ठीक है। उसमें से मेंटल कैपेसिटी सेकंड नंबर पे आता है कि जो पर्सन उसको कंसेंट देना पड़ेगा, मैरिज जो हो रहा है वो कंसेंट से हो रहा है। अब यहाँ पे कहा गया कि पर्सन इज अनसाउंड है, तो वो कैपेबल ही नहीं है कंसेंट देने के लिए। बट दोनों नहीं, कोई एक पर्सन है जो अनसाउंड है, जो मेंटल कैपेसिटी उसकी सही नहीं है, वो कंसेंट दे ही नहीं सकता, फिर भी मैरिज करा दिया गया। तो ये क्या होगा, वाइड होगा, वाइडेबल होगा, इनवैलिड होगा, या ए एंड सी करेक्ट होगा। वाइड नहीं होगा, मैंने बताया है शुरू के 1, 2 एंड 3, ये डिपेंड करता है, आप सेक्शन 5 में देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइडेबल। अगर यहीं पे दिया रहता वैलिड एंड पनिशेबल तो वैलिड एंड पनिशेबल भी हो जाएगा, बट यहाँ पे वाइडेबल दिया है तो वाइडेबल होगा। किसके लिए वाइडेबल होगा, ये जो पर्सन जिसका मेंटल कैपेसिटी सही नहीं है उसके लिए वाइडेबल होगा। वो जब अपना मेंटल कैपेसिटी वो साउंड हो जाएगा, जब सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूरेबल है, तो वो जब सही हो जाएगा तो उसके पास राइट होगा कि इस मैरिज को वो कंटिन्यू करे या फिर उसे नलीफाई कर दे, ख़त्म कर दे। तो बाद में ये कोर्ट को अप्रोच करेगा, वहाँ पे कोर्ट मैरिज को वो डिवोर्स दे देगा, ख़त्म हो जाएगा मैरिज। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब आपका जो टास्क वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। ये है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मैरिज। प्रीरिक्विजिट्स क्या होता है, ये इसको एसेंशियल्स कहते हैं, दूसरे वर्ड में इसको एसेंशियल कहेंगे कि वैलिड मैरिज होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। आपको मैंने बता रखा है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में 5 ग्राउंड दिए गए हैं, उसमें से 3 ग्राउंड है, चौथा और 5वां प्रोहिबिटेड ग्राउंड है। वो कहता है कि अगर ये 2 डिग्री के लोग होंगे तो उनके लिए फिर शादी वैलिड नहीं होगी, उनका शादी वो वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। उसमें एक सेपेंडा रिलेशनशिप आता है, एक प्रोहिबिटेड डिग्री का रिलेशनशिप। उसमें क्या है कि वो एक रिलेशन है जो कल्चर के अगेंस्ट जा रहा हो, तो उसके लिए उससे रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन ए, द ब्राइड मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ऑप्शन बी, द ग्रूम मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन सी, बोथ पार्टीज मस्ट नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब आप लोग हमारे बाकी के वीडियोज़ भी देख लीजिए। थैंक यू।